हेलो दोस्तों, मैं CS कुंदन स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस सेशन के लिए। आज एक्चुअली हम लोग बेसिक्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने वाले हैं। तो देखेंगे आज की इस सेशन में कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसके बेसिक्स क्या है। ये जो सेशन है ये स्पेशली CA फाउंडेशन के बच्चों के लिए, CS EET के बच्चों के लिए और जो CMA फाउंडेशन के बच्चे हैं उनके लिए ये सेशन बेनिफिशियल होगा। तो उम्मीद है कि आप इस सेशन को कम्प्लीटली देखने के बाद आपके जो छोटे मोटे डाउट होंगे कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक से रिलेटेड क्लियर हो पाएंगे। तो जैसा कि हम बात करें, अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यह एक सिविल और कॉमर्शियल नेचर का लॉ है। यानी कि इस लॉ को अगर हम बात करें तो ये जो लॉ है ये सिविल नेचर का लॉ है। ठीक है, सिविल नेचर का लॉ है और हमने बोला कि ये कॉमर्शियल पर्पस के लिए किया जाता है, यानी कि इसका नेचर कॉमर्शियल भी होता है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्राइमा फेसी एक सिविल लॉ है और कॉमर्शियल पर्पस के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का उपयोग किया जाता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एप्लीकेबिलिटी कॉमर्शियल सेक्टर में होते हैं। अब सिविल से क्या मतलब है? सिविल से यहाँ पे ये मतलब है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन होता है तो इन चीज़ों के लिए कंपेंसेशन दिए जाएंगे, मुआवजे दिए जाएंगे। तो जनरली जो भी सिविल मैटर्स होते हैं उसमें सिविल मैटर में इम्प्रिजनमेंट का प्रोविज़न नहीं होता है। किन चीज़ों का प्रोविज़न नहीं होता है? तो सिविल मैटर में इम्प्रिजनमेंट का प्रोविज़न यानी कि जेल जाने की बात और कैद होने की बात नहीं की जाती है। तो जैसा कि हमने बताया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक सिविल लॉ है और सिविल लॉ का मतलब होता है वैसा लॉ जिसका अगर वायलेशन होता है तो उस केस में जो भी पार्टी उसमें कन्फ्लिक्ट करेगी, जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन होगा, उन्हें कंपेंसेशन देना पड़ेगा एग्रीव्ड पार्टी को। कॉमर्शियल से ये मतलब है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किन चीज़ों के लिए यूज किए जाएंगे? तो ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए यूज होगा, बिजनेस के लिए यूज होगा। और जैसे ही ये वर्ड बिजनेस आता है आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब है प्रॉफिट मोटिव होना। यानी कि जिस एंटिटी का उद्देश्य प्रॉफिट मोटिव है, प्रॉफिट कमाना है, वहीं पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू किए जाएंगे। तो यह है इस एक्ट का नेचर है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बाय नेचर सिविल लॉ है और कॉमर्शियल लॉ है। अब अगर थोड़ा सा हम इससे आगे बढ़ें कि ये स्ट्रक्चर क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा स्ट्रक्चर है, तो आगे हम देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। अब यहाँ पे है स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अगर इंडियन हिस्ट्री में इकोनॉमिकल लॉ की हम बात करें तो उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक बहुत बड़ा रोल है। ये बहुत बड़ा रोल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप खुद से भी देखो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बनाए गए और अभी हम 2022 में हैं। 1872 से लेकर 2022 तक, यानी कि लगभग इस लॉ को 150 साल हो गए हैं, 150 ईयर्स लगभग पुराना ये लॉ है। बट आज भी जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही गवर्न होते हैं। कहने का ये मतलब है कि भारत में इसके बाद बहुत सारे कानून बने, रिपील हुए, ख़त्म हुए, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बना। स्टिल आज भी ये एक्ट बहुत बेहतर तरीके से इन्फोर्सेबल होते हैं, बहुत बेहतर तरीके से लागू किए जाते हैं। यानी कि इकोनॉमिकल लॉ के रिस्पेक्ट में, कॉमर्शियल लॉ के रिस्पेक्ट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बहुत ही बड़ा रोल है। अगर हम पूछे आपसे कि इसकी क्या ज़रूरत थी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाने की आवश्यकता क्या थी, तो आप जानते हैं कि बिजनेस जो मैन होते हैं, जो लोग बिजनेस करने वाले होते हैं, उनको डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी के लिए बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ना होता है।
तो हम जो एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, एक दूसरे के साथ जब हम बिजनेस में जुड़ते हैं, चाहे बीइंग अ सप्लायर, है ना, या बीइंग अ रिसीवर, बीइंग एन एम्प्लॉय, ओके, बहुत तरह के कैपेसिटी में काम किया जाता है। हम किसी कंपनी का फ्रेंचाइजी लेके काम करते हैं, हम किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ऑथोराइज डीलरशिप लेके काम करते हैं। तो कहने का मतलब है ये दो पार्टियों के बीच में जो रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, इसको हम कैसे करेंगे। तो कहीं ना कहीं इन्हीं सब पर्पस के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बनाया गया, ताकि बिजनेस के रिस्पेक्ट में दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जब लीगल रिलेशन हमको क्रिएट करना हो, तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाने की ज़रूरत थी। और इसीलिए कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया भी गया। एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो फिर क्या होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो भी पार्टी उसमें इन्वॉल्व है उसे परफॉर्म भी करना होता है। हर कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी का कुछ राइट होता है, लाजमी है। जितने भी हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, हर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होते हैं, पार्टी के कुछ राइट्स होते हैं और पार्टी के कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं। तो जो भी राइट होगा, है ना, जो भी राइट्स होंगे या जो ऑब्लिगेशंस होंगे, ध्यान रखिए बात, आपको उस राइट्स को एंजॉय करना है और अपने ऑब्लिगेशन को भी निभाना है। यहीं अगर ऑब्लिगेशन हम नहीं निभाते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन माना जाता है ना। एक कॉन्ट्रैक्ट का क्या माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन माना जाएगा। और इस आधार पे सामने वाला व्यक्ति जिसके इंटरेस्ट का वायलेशन हुआ है वो आपके अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है। तो मतलब हम बता ये रहे हैं कि व्हाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्यों ज़रूरी था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लाना, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, ठीक है, पूरे संपूर्ण भारत पे लागू होता है। और इस एक्ट को लाने का पर्पस यही है कि बिजनेस पर्पस के लिए जो हम लीगल रिलेशन क्रिएट करते हैं, हम उसको कैसे लीगल फॉर्म दें, यानी कि हाउ वी कैन क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होने के बाद उनके राइट्स को, उनके ऑब्लिगेशन को कैसे तय किया जाए, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जरूरी था। और एक लास्ट ऑप्शन आएगा इसमें कि एक समय के बाद अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करना है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को अगर टर्मिनेट करना है, तो ये टर्मिनेट कैसे होगा, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कैसे किया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर किया गया है। और ये सारी की सारी बातें जो फाउंडेशंस के बच्चे हैं उनको पढ़ने हैं। तो हम अभी बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो देखते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब बनाए गए थे तो उसका स्ट्रक्चर कैसा था, इसमें कितने चैप्टर थे और कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या बातें थी। तो अब देखते हैं, हम एक एक चैप्टर को देख करके इसको आगे बढ़ाते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखिएगा, जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया था तो इसमें टोटल 11 चैप्टर थे। कितने चैप्टर थे, टोटल 11 चैप्टर थे। ये स्ट्रक्चर है, जैसे आप बुक पढ़ते हो तो बुक में अपना अलग अलग चैप्टर होता है, ठीक है, इंडेक्स होते हैं, उस इंडेक्स के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने सिलेबस को कवर करते हैं। उसी तरीके से जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, जब ये बनाया गया तो इसमें टोटल 11 चैप्टर थे। अब देखते हैं क्या है इसमें। जो चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर जो 6 वाला पार्ट है, इसमें बेसिक्स होते हैं। बेसिक्स बात को किया गया है, जो बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। चैप्टर नंबर इसमें जो 7 है, चैप्टर नंबर 7 सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था, सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड था। इसमें जो चैप्टर नंबर 8 है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात करता है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इंडेमनिटी एंड गारंटी, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका, दैट इज चैप्टर नंबर 9। इसमें बेलमेंट एंड प्लेज को बताया गया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज। इसके बाद जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 10, जिसमें
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की बात कही गई है, और लास्ट जो है चैप्टर नंबर 11, इसमें पार्टनरशिप की बात कही गई है, पार्टनरशिप की बात कही गई थी। अब थोड़ा सा देखना है, ये उस समय का स्ट्रक्चर है जब हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया था। समय के साथ इसमें क्या हुआ कि जो सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड मैटर थे, राइट, ये वाला जो आपका पार्ट है, राइट, सेल्स ऑफ गुड्स वाला जो पार्ट है, 1930 में 1930 में लेजिस्लेचर को ऐसा लगा कि सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड मैटर ज़्यादा है, इसलिए इसको सेपरेट कर देना चाहिए, यहाँ से हटा करके एक सेपरेट लॉ बना देना चाहिए, और ये किया भी गया। और 1930 में 1930 में, ठीक है, 1930 में इसको यहाँ से हटा करके एक सेपरेट लॉ बना दिया गया जिसका नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। उसके बाद ठीक अगर हम पैरेलली देखें तो फिर क्या हुआ, 1932 में हम आते हैं, तो ए वाला जो आपका पार्ट है दैट इज़ चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 को भी 1932 में यहाँ से सेपरेट किया गया और इंडियन पार्टनरशिप के नाम से एक सेपरेट लॉ बना दिया गया। किस नाम से बना दिया गया? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब शुरुआत में सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड मैटर और पार्टनरशिप से रिलेटेड मैटर भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट हुआ करता था, यानी कि इस दोनों एक्ट का जो ओरिजिन है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही है। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आपको बेहतर तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि ये जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाओ। क्यों? क्योंकि इसका ओरिजिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही है, ठीक है। इसलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बहुत सारा भाग, बहुत सारा पार्ट इन चीज़ों में भी कवर होता है। तो मतलब ये है कि आज के दिन में अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ए वाला पार्ट ख़त्म हो गया और ए वाला पार्ट भी ख़त्म हो गया, ठीक है। किसके लिए? फाउंडेशन के लिए। लेकिन उनके सिलेबस में सेपरेटली सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, यानी कि आपको ये पढ़ना है, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी है, यानी कि आपको ये भी पढ़ना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो चैप्टर नंबर 7 था वो आपको नहीं पढ़ना है, और जो चैप्टर नंबर 11 था पार्टनरशिप से संबंधित रिलेटेड वो आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब वहाँ पे वो रहा ही नहीं, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा, उसे हटा करके दोनों सेपरेट सेपरेट अलग अलग लॉ बना दिए गए। चैप्टर नंबर 8, 9 और 10 की अगर मैं बात करूं, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी कवर्ड अंडर चैप्टर नंबर 8। इन द चैप्टर नंबर 9 द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज हैज़ बीन डिफाइंड, एंड इन द चैप्टर नंबर 10 द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हैज़ बीन डिफाइंड। ये तीनों के तीनों जो पार्ट है इसे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। और ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट सीए वाले बच्चों के लिए आईपीसीसी में पढ़ना है, यानी कि ये सिलेबस आपका आईपीसीसी में आएगा। सीए सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें अगर, तो थोड़ा थोड़ा इनको हाइलाइट्स पढ़ना है, ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है। इंडेमनिटी गारंटी के बारे में, बेलमेंट प्लेज के बारे में और एजेंसी के बारे में। फाउंडेशन वाले बच्चों को, जो सीएमए फाउंडेशन के बच्चे हैं, उनको भी थोड़ा थोड़ा इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। लेकिन सीए फाउंडेशन के बच्चों को ये तीनों के तीनों चैप्टर जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, है ना, ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये आईपीसीसी में पढ़ना है। यानी कि अल्टीमेटली इस स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से ये समझ में आ रहा है कि सीए फाउंडेशन के बच्चों को पढ़ना क्या है, केवल बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, जो चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक कवर किया गया है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। अब हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि अब हम बढ़ते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। अब अगर हम कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को समझने की कोशिश करें तो देखिए क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन है कि एन एग्रीमेंट विच इनफोर्सेबल बाय लॉ। क्या डेफिनेशन है? एन एग्रीमेंट विच इनफोर्सेबल
बाय लॉ, एन एग्रीमेंट विच इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इसमें से दो बातें निकल के आ रही हैं, एक तो एग्रीमेंट निकल के आ रहा है और एक इन्फोर्सेबिलिटी निकल के आ रहा है। मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए, ठीक है, क्या होना ज़रूरी है, एक एग्रीमेंट होना ज़रूरी है और उसके साथ साथ इन्फोर्सेबिलिटी का होना ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट होना ज़रूरी है और कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए इन्फोर्सेबिलिटी भी ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है, इन्फोर्सेबिलिटी भी ज़रूरी है। अब इस इन्फोर्सेबिलिटी का क्या मतलब है, इन्फोर्सेबिलिटी का मतलब होता है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसलिए बनाया गया ताकि बिजनेस पर्पस के लिए जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में जुड़े तो उनके बीच में हम लीगल रिलेशन क्रिएट कर सके। कौन सा रिलेशन, लीगल रिलेशन। तो इन्फोर्सेबिलिटी का मतलब ये होता है, इन्फोर्सेबिलिटी मीन्स, ठीक है, लीगल रिमेडीज अवेलेबल बाय कोर्ट। इसका क्या मतलब है, लीगल रिमेडीज अवेलेबल बाय कोर्ट। अब लाजमी है, रिमेडी की मांग हम कब करेंगे, जब हमारे अधिकारों का हनन होगा तो हम कोर्ट जाएंगे, और जब हम कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट विल ग्रांट द रिमेडी। तो इन्फोर्सेबिलिटी मीन्स लीगल रिमेडीज अवेलेबल बाय कोर्ट whenever the person, okay, whenever the person aggrieved by someone, okay, they have right to file a suit before that person, okay। और फिर उस केस में क्या होगा, जब हम सूट फाइल करेंगे देन कोर्ट विल ग्रांट द रिमेडी। जैसा कि शुरू में मैंने बताया, ये जो रिमेडी होगा एक कंपेंसेशन के रूप में दिए जाएंगे, मुआवजा के रूप में दिए जाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट विच इन्फोर्सेबल बाय लॉ। वो एग्रीमेंट जिसकी इन्फोर्सेबिलिटी अगर है, यानी कि जिसके लिए लीगल रिमेडीज अवेलेबल है, हम उसके लिए कोर्ट अगर जा सकते हैं तो वैसे एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। अब थोड़ा सा इस बात पे हम जोड़ देते हैं। डेफिनेशन में कहा गया कि एन एग्रीमेंट विच इन्फोर्सेबल, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट विच इन्फोर्सेबल, इस सेंटेंस से एक बात समझ में ये आ रहा है कि जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल होगा वही कॉन्ट्रैक्ट होगा। यानी कुछ ऐसे भी एग्रीमेंट हो सकते हैं जिसकी इन्फोर्सेबिलिटी नहीं होगी, और अगर उस एग्रीमेंट की इन्फोर्सेबिलिटी नहीं है, इसका ये मतलब है कि वो एग्रीमेंट तो है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। यानी कि कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब उसमें इन्फोर्सेबिलिटी होगा, और इन्फोर्सेबिलिटी का ये मतलब है कि उन चीज़ों के लिए जब भी उस रिलेशन में कोई दरार आएगा, उस लीगल रिलेशन में कोई क्वेश्चन उठेगा, जब व्यक्ति अपने अधिकार को गलत तरीके से यूज करेगा या उसके जो ऑब्लिगेशन क्रिएट किए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट में, अगर उसको वो पूरा नहीं करेगा तो ये वायलेशन माना जाएगा, और उस वायलेशन के लिए वो व्यक्ति है ना, जिसका भी अधिकार का हनन होगा, वो कोर्ट मूव कर सकता है, और कोर्ट विल ग्रांट द रिमेडी। और कोर्ट क्या करेगी, उसको रिमेडी देगी। इसे ही इन्फोर्सेबिलिटी कहा जाता है। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट विच इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ओके, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सर एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। देखते हैं अब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो कहता है कि व्हेन अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन, इट इज नोन एज एग्रीमेंट। सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं कि प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस, promise or set of promises which forming part of consideration तो बोला कि वो एग्रीमेंट बन जाएगा। मतलब एक एग्रीमेंट होने के लिए प्रॉमिस का होना ज़रूरी है और उसके साथ साथ कंसिडरेशन का होना भी ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है कि अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस, है ना, अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस। इसका ये मतलब है कि प्रॉमिस
किसी एक काम के लिए भी किया जा सकता है और एक से ज़्यादा काम के लिए भी प्रॉमिस किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स ने किसी एक्स नाम के व्यक्ति को ऑथोराइज्ड डीलर बनाया, राइट, ऑथोराइज्ड डीलर बनाया। इनका काम है टाटा मोटर्स की जो कार है उस कार को सेल करना। एक्स क्या है? ऑथोराइज्ड डीलर है ऑन द बिहाफ ऑफ टाटा मोटर्स लिमिटेड। एक्स को ये लाइसेंस दिया गया है, इनको ये फ्रेंचाइजी दी गई है कि ऑन द बिहाफ ऑफ टाटा मोटर्स एक्स ऑथोराइज्ड फॉर सेलिंग द कार। तो ये एक प्रॉमिस हो गया। ये कितना प्रॉमिस है? ये केवल एक प्रॉमिस है। केवल एक्स का काम है टाटा की कार बेचना, तो यहाँ पे केवल एक प्रॉमिस किया गया। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक्स को टाटा मोटर्स ने कार को सेल करने के लिए भी ऑथोराइज किया और साथ साथ कार के सर्विस के लिए भी इनको ऑथोराइज किया गया। एक्सक्यूज मी, कार की सर्विसिंग के लिए भी एक्स को ऑथोराइज किया गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक से ज़्यादा प्रॉमिस हो रहा है, यानी कि सेट ऑफ प्रोमिसेस है। तो जब भी हम प्रॉमिस करते हैं या हम किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो ध्यान रखिए बात, उस एग्रीमेंट में एक प्रॉमिस भी हो सकता है और एक से ज़्यादा प्रॉमिस भी हो सकता है। पॉसिबिलिटीज आर देयर, ये दोनों संभव है। उसके बाद इसमें एक बात है, कंसीडरेशन। इस कंसीडरेशन का क्या मतलब है? यहाँ पे कंसीडरेशन जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड क्यूड प्रो क्यो से आया है। कहाँ से आया है? ये लैटिन वर्ड क्यूड प्रो क्यो से आया है। देखना इधर, क्यूड प्रो क्यो, जिसका मतलब है समथिंग रिसीव्ड इन रिटर्न। क्या मतलब है? समथिंग रिसीव्ड इन रिटर्न। क्या लिखोगे आप? द वर्ड कंसीडरेशन derived from the Latin word quid pro quo, that means something received in return। अब इस समथिंग का सर क्या मतलब है ना? तो इस समथिंग का मतलब है कि कंसीडरेशन मॉनेटरी टर्म में हो सकता है, मॉनेटरी हो सकता है और अदर देन मॉनेटरी भी हो सकता है। अब सर मॉनेटरी का क्या मतलब होता है? मॉनेटरी का मतलब होता है रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू मनी, यानी कंसीडरेशन पैसे के फॉर्म में भी हो सकता है और ये पैसे को छोड़ करके किसी दूसरे फॉर्म में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग दुकान में सामान खरीदने जाते हैं तो हम दुकानदार को पैसा देते हैं, तो दुकानदार के लिए जो कंसीडरेशन है वो पैसा है और मेरे लिए जो कंसीडरेशन है वो सामान है। तो कंसीडरेशन पैसा भी हो सकता है और कंसीडरेशन अदर देन मनी भी हो सकता है। पॉसिबिलिटीज आर देयर, है ना? तो जहाँ पे पैसे से रिलेटेड होगा हम इसको मॉनेटरी कंसीडरेशन कहेंगे और जहाँ पे पैसे से रिलेटेड नहीं होगा हम इसको अदर देन मॉनेटरी कंसीडरेशन कहेंगे। कंसीडरेशन में एक और बात है कि जो सेक्शन 25 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो कहता है नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कंसीडरेशन का होना अति आवश्यक है। जिस तरीके से खीर बनाने के लिए दूध की ज़रूरत पड़ती है, जब तक दूध नहीं होगा खीर नहीं बनाए जा सकते हैं, उसी तरीके से एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कंसीडरेशन का होना अति आवश्यक है। ये सेक्शन 25 में बताया गया है। लेकिन इस पॉइंट के कुछ एक्सेप्शन भी है, अपवाद हैं, जहाँ पे कि एक पार्टी के लिए कंसीडरेशन नहीं होगा फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता है। ये हम आगे की क्लास में कवर करेंगे कि कंसीडरेशन के एक्सेप्शन क्या होते हैं। अभी आपको एग्रीमेंट समझना है और एग्रीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझना है कि एग्रीमेंट होने के लिए प्रॉमिस होना ज़रूरी है और वो प्रॉमिस एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है और उसके साथ साथ उस प्रॉमिस के लिए कंसीडरेशन का होना ज़रूरी है। कंसीडरेशन से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट बात है जो हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे। कहता है कि कंसीडरेशन जो है, ये जो कंसीडरेशन है ये एडिक्वेट भी हो सकता है। जो कंसीडरेशन है वो एडिक्वेट भी हो सकता है और इनएडिक्वेट भी हो सकता है। सर इसका क्या मतलब है?
ये जो कंसीडरेशन है, कहता है कंसीडरेशन, ठीक है, कंसीडरेशन एडिक्वेट हो सकता है। क्या हो सकता है? एडिक्वेट हो सकता है। और कंसीडरेशन इनएडिक्वेट हो सकता है। क्या हो सकता है? इनएडिक्वेट हो सकता है। इनएडिक्वेट हो सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एट द सेम टाइम हो सकता है कि एक पेन दुकानदार एक व्यक्ति को 10 रुपये में बेचता है और दूसरे व्यक्ति को पेन 8 रुपये में बेचता है। दोनों में जो टाइटल है, मालिकाना हक है, परचेजर के पास सेम कैपेसिटी में जाएगा, है ना। आप भी जानते हैं कि दुकानदारी में, बिजनेस में बार्गेनिंग होती है और ये संभव नहीं है बिजनेस में कि हम प्राइस को एकदम फिक्स रखें, है ना, एकदम एक जैसा रहे। हाँ, ये ज़रूर है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए कस्टमर के साथ, लेकिन बिजनेस का एक हिस्सा बार्गेनिंग भी होता है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा यूनिट खरीदता है तो उसे कहीं ना कहीं प्राइस थोड़ी सी कम में मिल जाती है, और अगर हम कम यूनिट खरीदते हैं तो प्राइस हमें थोड़ा ज़्यादा देना पड़ सकता है। तो कंसीडरेशन होना ज़रूरी है, लेकिन कंसीडरेशन में एडिक्वेसी का कोई लेना देना नहीं होता। यानी कि कंसीडरेशन एडिक्वेट भी हो सकता है, इनएडिक्वेट भी हो सकता है। दोनों केस में कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना गया है, ये आपको याद रखना है। बाय नेचर देखिए तो कंसीडरेशन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हो सकते हैं, है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब कंसीडरेशन का मतलब है समथिंग रिसीव्ड इन रिटर्न, और उस समथिंग रिसीव्ड इन रिटर्न का मतलब था कि ये मॉनेटरी टर्म में भी हो सकता है, अदर देन मॉनेटरी टर्म में भी हो सकता है। दूसरा फिर मैंने बताया आपको, क्या बताया, कि कंसीडरेशन एडिक्वेट भी हो सकता है और कंसीडरेशन इनएडिक्वेट भी हो सकता है, और कंसीडरेशन प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। तो एक एग्रीमेंट होने के लिए क्या क्या होना जरूरी है? एक या एक से ज़्यादा प्रॉमिस हो सकता है और उसके साथ साथ कंसीडरेशन होना जरूरी है। और सेक्शन 25 कहता है कि बिना कंसीडरेशन का, है ना, कौन सा सेक्शन कहता है? सेक्शन 25, कि बिना कंसीडरेशन का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है कि सर प्रॉमिस का क्या मतलब होता है? तो प्रॉमिस का जो डेफिनीशन है, अगर हम ऑफर और एक्सेप्टेंस के डेफिनीशन को एक साथ अगर कंबाइंड करते हैं तो आपका डेफिनीशन प्रॉमिस का कंप्लीट हो जाता है। मतलब देखिए यहाँ पे कहता है कि व्हेन एन ऑफर, ओके, गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन एंड द ऑफर एक्सेप्टेड बाय द पर्सन, ओके, देन इट्स नोन एज एक्सेप्टेंस। तो जब एक ऑफ़र हम किसी को देते हैं, किसी को हम प्रस्ताव अगर देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि मैं अपने दोस्त को ऑफ़र किया कि भाई हम अपना मोबाइल फ़ोन बेचना चाहते हैं। मोबाइल फ़ोन हम कितने में बेचना चाहते हैं? 5,000 में हम अपना मोबाइल फ़ोन बेचना चाहते हैं। तो अगर सामने वाला व्यक्ति, अगर मेरा दोस्त 5,000 में उस मोबाइल को ख़रीदने के लिए रेडी हो जाता है, तो ध्यान रखिए बात, इस केस में क्या माना जाएगा? इस केस में माना जाएगा कि ये प्रॉमिस हो गया। यानी कि हम जैसा ऑफ़र दिए, अगर सामने वाले व्यक्ति ने उस ऑफ़र को उसी तरीके से स्वीकार कर लिया तो ये प्रॉमिस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये प्रॉमिस बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि प्रॉमिस का मतलब है ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफ़र और एक्सेप्टेंस जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपका प्रॉमिस बन जाएगा। अब ऑफ़र का क्या डेफिनीशन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? ऑफर का डेफिनेशन कहता है कि व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू अनदर पर्सन, ओके, व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू अनदर पर्सन टू डू समथिंग और टू ऑब्स्टेन समथिंग। समझिएगा क्या मैं बोल रहा हूँ। कहता है टू डू समथिंग, ओके, टू डू समथिंग और टू ऑब्स्टेन समथिंग, ऑब्स्टेन समथिंग, यानी कि कुछ करने के लिए या कुछ न करने के लिए। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ऑफ़र हमेशा कुछ करने के लिए ही दिया जाता है, ऑफ़र कुछ न करने के लिए भी दिया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम देख रहे थे पिछले एग्जाम्पल में कि टाटा मोटर्स ने एक्स को ऑथोराइज़ किया था टाटा की कार बेचने के लिए, लेकिन टाटा की कार की खूब सेल होती है, खूब कार बिकती है। एक्स ने सोचा
कि हम क्या करेंगे, खुद भी कार बनाएंगे। क्या करेंगे हम? कार खुद से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, है ना, और कार मैन्युफैक्चरिंग करके हम भी बेचेंगे। तो ध्यान रखिए बात, जब भी ऐसी कार की एजेंसी दी जाती है उसमें इस तरह के एक्टिविटी को प्रोहिबिट किया जाता है। अगर आप एक्साइड बैटरी, नाम आपने सुना होगा, एक्साइड बैटरी क्या अगर आप एजेंसी लेते हैं, अगर आपको अथोराइज डीलर बनाया गया, तो ऑन द बिहाफ ऑफ एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड यू आर ओनली अथोराइज टू सेल द बैटरीज, है ना, ऑफ एक्साइड। आप इन चीज़ों के लिए अथोराइज बिल्कुल नहीं होंगे कि आप खुद ही बैटरी बनाने लगे और एक्साइड का लोगो लगा के बेचने लगे। ऐसा अगर आप करेंगे तो इस चीज़ के लिए आपको भुगतना पड़ेगा, आपको मुआवजा देना पड़ेगा। एक्साइड इंडस्ट्री का जो नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई आपको करनी पड़ेगी। तो कहने का ये मतलब है, कभी भी जब हम ऑफ़र देते हैं तो ऑफ़र कुछ करने के लिए होगा। जैसे एक्साइड बैटरी सेल करने की बात कर रहे थे, टाटा की कार सेल करने की बात कर रहे थे, बनाने की बात नहीं कर रहे थे। तो कुछ करने के लिए भी होगा और कुछ न करने के लिए भी होगा। और मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। हम रेलवे से जब यात्रा करते हैं तो रेलवे के टिकट पे या रेलवे में जब आप सीट पे बैठते हो तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें लिखा होता है कि धूम्रपान वर्जित है। मतलब हमें जो रेलवे की टिकट दी जाती है उस टिकट के माध्यम से, उस टिकट के थ्रू हम यात्रा कर सकते हैं। हमें अथोराइज किया गया है, अधिकार दिया गया है टू डू समथिंग, यात्रा हम कर सकते हैं। बट धूम्रपान निषेध है, यानी कि हम धूम्रपान नहीं कर सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है, फिर मैं रेलवे का ही एक एग्जाम्पल और आपको बताता हूँ। जो पुली चेन होता है ना, कि अगर कुछ ऐसी आपातकाल स्थिति हो तो उस आपातकाल सिचुएशन में, इमरजेंसी में, उस हम चेन पुली को क्या करते हैं, हम खींचते हैं। तो अगर ऐसी इमरजेंसी होगी देन आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन विदाउट एनी कॉज, विदाउट एनी रीज़न, ओके, यू कैन नॉट यूज। और अगर आप ऐसा करेंगे तो रेलवे इसके लिए हर्जाना लेती है। यानी एट द सेम टाइम इमरजेंसी के केस में आप उसका, है ना, आप उसको यूज कर सकते हो, और एट द सेम टाइम आप उसको यूज नहीं भी कर सकते हो। कब? बिना किसी कारण के आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऑफ़र कुछ करने के लिए भी हो सकता है और ऑफ़र कुछ न करने के लिए भी हो सकता है, ये हमको ध्यान रखना है। तो प्रॉमिस कब होगा? कि जब एक ऑफ़र दिया जाए और अगर उस ऑफ़र को सामने वाला व्यक्ति उसी रूप में अपना रहा है जिस रूप में ऑफरर ने ऑफरी को ऑफर दिया है। कहता है कि व्हेन, ठीक है, अ पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग और टू ऑब्स्टेन समथिंग, इट्स नोन एज ऑफर और प्रपोजल। कि जब एक व्यक्ति अपने इच्छा शक्ति को किसी सामने वाले व्यक्ति, किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करे, इजहार करे, रखे, किसी काम को करने के लिए या न करने के लिए, तो हम इसे ही प्रस्ताव कहेंगे, इसे ही ऑफर या प्रपोजल कहेंगे। और अगर इस प्रस्ताव को, इस प्रपोजल को सामने वाले व्यक्ति के द्वारा अपनाया जाए उसी रूप में जिस रूप में ऑफर दिया गया है, तो हम इसको एक्सेप्टेंस कहेंगे। और जब ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों मिल जाएंगे तो ये मिल के क्या बना देगा? प्रॉमिस। तो कहने का ये मतलब है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट की बात होगी, आपके दिमाग में इन तमाम सारी चीज़ों का उल्लेख होना, रिकॉल होना जरूरी होगा कि कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट विच इन्फोर्सेबल बाय लॉ। वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। फिर हमने देखा इन्फोर्सेबिलिटी का क्या मतलब है। तो इन्फोर्सेबिलिटी का मतलब होता है लीगल रिमेडी अवेलेबल होना, यानी कि जिस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जिस वायलेशन के लिए कानून हमें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें अधिकार देता है कि हम कोर्ट जा सकते हैं, उसे ही हम इन्फोर्सेबिलिटी कहेंगे। एग्रीमेंट की बात हमने बताई आपको कि एग्रीमेंट का क्या मतलब है, कि प्रॉमिस और कंसिडरेशन अगर है तो फिर एग्रीमेंट होगा। फिर प्रॉमिस को भी हमने देखा, प्रॉमिस होने के लिए ऑफर और एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है। एक चीज़ यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन है कि जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल होगा वही कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसी जगह से एक क्वेश्चन अराइज होता है और इंस्टीट्यूट का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ना। हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, ठीक है, देखते हैं एक बार इसको,
कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या होना ज़रूरी है, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, ठीक है, और इस एग्रीमेंट की इन्फोर्सेबिलिटी ज़रूरी है, इन्फोर्सेबिलिटी ज़रूरी है। ओके, एग्रीमेंट के साथ साथ अगर इन्फोर्सेबिलिटी है तभी वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, राइट। यहां से क्वेश्चन अराइज हो रहा है, क्या क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि सारे के सारे एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं, क्योंकि अगर सारे एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल होते तो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन होता कि ऑल द एग्रीमेंट्स नोन एज कॉन्ट्रैक्ट, बट डेफिनेशन ये कहता है कि एन एग्रीमेंट विच इन्फोर्सेबल नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। देयरफॉर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम में स्टेटमेंट होगा और आपको बोला जाएगा कमेंट करें आप, तो सर क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या होगा। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो डेफिनेशन ही कहता है कि एन एग्रीमेंट विच इन्फोर्सेबल नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। तो सर ऐसे कौन से एग्रीमेंट होते हैं जिसकी इन्फोर्सेबिलिटी नहीं होती है, तो देखते हैं। अनइन्फोर्सेबल जो एग्रीमेंट है उसकी चर्चा करते हैं कि अनइन्फोर्सेबल एग्रीमेंट कौन कौन से हैं। कहता है कि कोई सोशल पर्पस के लिए, अगर सोशल पर्पस के लिए कोई एग्रीमेंट किया जाएगा तो वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा। दूसरा, डोमेस्टिक पर्पस के लिए नहीं होगा। तीसरा, पॉलिटिकल पर्पस के लिए नहीं होगा। और चौथा, रिलीजियस पर्पस के लिए। इन पर्पस के लिए अगर इससे संबंधित कोई भी एग्रीमेंट होगा तो आप ध्यान रखें कि ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं होंगे, ये अनइन्फोर्सेबल होंगे। अब सोशल पर्पस के लिए एग्रीमेंट होने से क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स मुंबई में रहता है, वाई दिल्ली रहता है। एक्स जो मुंबई में है, इसे मन किया कि मैं दिल्ली जाता हूँ घूमने के लिए, और एक्स अपने दोस्त को, ये दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं, एक्स ने वाई को कॉल किया और कहा कि मैं 2 दिन के लिए, 2 डेज़ के लिए दिल्ली आ रहा हूँ, मेरे लिए कहीं पे रूम बुक कर दो। एक्स के बिहाफ में वाई ने दिल्ली में रूम बुक कर दिया, लेकिन किसी कारण से एक्स को जिस दिन आना था एक्स नहीं आ पाया, ठीक है। तो जब एक्स नहीं आ पाया तो इस केस में लाजमी है वाई ने जो बुकिंग की है, वाई अपना पैसा तो मांगेगा। वाई ने जब पैसा मांगा तो एक्स देने से मना कर दिया। क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसे सिचुएशन में वाई कोर्ट जा सकता है कि नहीं जा सकता है, यानी कि एक्स के अगेंस्ट में सूट फाइल करेगा कि नहीं करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि इस तरह का एग्रीमेंट जो है ये सोशल एग्रीमेंट है। कैसा है ये? सोशल एग्रीमेंट है। और सोशल एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन्फोर्सेबल नहीं मानता है और कहता है ऐसे केस में वाई को रिमेडी नहीं मिलेगी और वाई कोर्ट नहीं जा पाएगा। वाई अगर कोर्ट जाता भी है तो इसे ये बोल के मना कर दिया जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बिकॉज ये जो आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट तो है लेकिन ये एग्रीमेंट सोशल पर्पस के लिए सोशल है। या जितने सारे चैरिटी वगैरह होते हैं, है ना, जितनी सारी चैरिटी होती है, जितने सारे डोनेशन वगैरह का काम होता है, सोशल अपलिफ्टमेंट का काम होता है ना, ये सारी की सारी चीज़ें सोशल पर्पस के लिए किए गए काम होते हैं। इसके लिए जो कुछ भी हम एग्रीमेंट करेंगे ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इन्फोर्सेबल नहीं होता है। हम शुरू में ही आपको बताए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉमर्शियल पर्पस के लिए बनाया गया लॉ है, ये केवल कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि सोशल पर्पस के लिए जो एग्रीमेंट किए जाएंगे वो इन्फोर्सेबल नहीं माने जाएंगे। डोमेस्टिक,
फॉर एग्जाम्पल अब एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, देखते हैं कि क्या होगा डोमेस्टिक में क्या होगा। ठीक है, देखते हैं। मोहन एक सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट है। मोहन क्या है? सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट है। मोहन के फादर प्रॉमिस किए कि तुम अगर सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम पास कर जाओगे, ठीक है, तो तुम्हें हम एक लैपटॉप खरीद देंगे। मोहन सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम पास हो जाता है। लेकिन उसके पापा लैपटॉप नहीं खरीद पाते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या मोहन पापा के अगेंस्ट में सूट फाइल कर पाएगा? क्या एक कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन माना जाएगा? आंसर इज नो। डोमेस्टिक पर्पस के लिए किए गए एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं और इसे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। लाजमी है, आप खुद से ज़रा सोच के देखो, अगर ऐसा होता तो फिर तो पता नहीं कितने बच्चे अपने माता पिता के अगेंस्ट में सूट फाइल करने जाते। तो इससे क्या होता? सोशल इम्बैलेंस होता है ना, जो घर की जो शांति व्यवस्था है वो भंग होने लगती, आपस में लोग टकराने लगेंगे। तो ये मेन चीज़ें हैं कि हमको समझना है कि एग्रीमेंट ज़रूर है, लेकिन डोमेस्टिक पर्पस के लिए अगर एग्रीमेंट किया जाएगा तो ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट, पॉलिटिकल। इसका क्या मतलब है? भारत में बहुत तरह की पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप भी जानते हैं। मान लेते हैं कि कोई पार्टी एक किसी विशेष पार्टी का झंडा लेके खूब कूदता है। इसलिए कूदता है झंडा लेकर के, है ना, कि आने वाले चुनाव में उसको टिकट मिल जाएगा, है ना। मान लेते हैं हम किसी भी, है ना, कोई भी एक पार्टी है, ठीक है, कोई भी एक पार्टी है ना। हम मान लेते हैं कि कौन सा पार्टी माने हम, मान लेते हैं कि वो पार्टी बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है। तो एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का खूब प्रचार करता है, पार्टी की तरफ से भी। मान लेते हैं कि एक्स है, पार्टी की तरफ से यानी कि बीजेपी की तरफ से एक्स को प्रॉमिस किया गया कि इस बार जब चुनाव होगा तो एमपी के लिए एक्स को टिकट दिया जाएगा। लेकिन जब चुनाव की बारी आई तो एक्स को टिकट नहीं दिया गया, है ना, वाई को दे दिया गया। अब एक्स कोर्ट गया और कहा कि मेरे साथ प्रॉमिस किया गया था मुझे टिकट देने के लिए, और कहीं ना कहीं प्रॉमिस यहाँ पे ब्रेक किया गया है, इसके लिए हमें रिमेडी मिलना चाहिए। ध्यान रखिए बात, ऐसे केस में कोर्ट इसको मना कर देगी, क्योंकि ये एग्रीमेंट ज़रूर था एक्स और बीजेपी के बीच में, लेकिन ये इन्फोर्सेबल नहीं होगा क्योंकि ये पॉलिटिकल मैटर है। लास्ट है रिलीजियस मैटर। धर्म से संबंधित कोई भी बातें अगर होगी उसकी इन्फोर्सेबिलिटी नहीं होती है। जैसे धर्म परिवर्तन वगैरह का नाम आप सुनते होंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक्स ने, देखिए यहाँ पे फिर से यहाँ देखते हैं, एक्स अपना रिलीजन चेंज कर लिया, धर्म परिवर्तन कर लिया। इसने क्या किया? धर्म परिवर्तन किया, है ना। मान लेते हैं कुछ भी धर्म रहा होगा, ये धर्म अपना परिवर्तन कर लिया। एक्स को किसने कहा था धर्म परिवर्तन करने के लिए? वाई ने कहा था। वाई के कहने पे एक्स ने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया, और वाई प्रॉमिस किया था कि तुम अगर अपना धर्म परिवर्तन करते हो तो हम तुम्हें 5 लाख रुपया देंगे। कितना पैसा देंगे? 5 लाख। एक्स ने अपना धर्म परिवर्तन तो कर लिया, लेकिन ये जो 5 लाख रुपए मिलने वाली बात थी वो एक्स को नहीं मिला। क्वेश्चन ये है कि क्या इस केस में एक्स वाई के अगेंस्ट में सूट फाइल कर पाएगा? अगेन आंसर इज नो, बिकॉज इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब था एन एग्रीमेंट विच इन्फोर्सेबल बाय लॉ। वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल होगा वही कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि इस पर्पस के लिए जो एग्रीमेंट किए जाएंगे उसकी इन्फोर्सेबिलिटी नहीं होगी और हम उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। तो ये आपको याद रखना है ना। और इस तरह के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के द्वारा कई बार पूछे गए हैं, तो ये आपको अगर याद रहेगा तो आप लिख लोगे। पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करना है कि कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट विच इन्फोर्सेबल बाय लॉ, और इन्फोर्सेबिलिटी मीन्स द लीगल रेमेडीज अवेलेबल बाय द कोर्ट, बिकॉज इन द कॉन्ट्रैक्ट the legal relation exists between the parties, okay, and these are the following agreements which are not enforceable under the Indian Contract Act.
इन सब को लिख देंगे हम, एग्जाम्पल दे करके कोट कर देंगे। अगर आप एग्जाम्पल कोट करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा है। और लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे कि इस आधार पे कहा जा सकता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए तो एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, लेकिन एग्रीमेंट होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी नहीं होता है। आई होप सो कि ये बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे व्हाट आर द वैलिड इसेंशियल्स, व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या होना ज़रूरी होता है। अगर हम बात करें पीछे, अगर जा कर के हम बात करें, है ना, तो ये सब चीज़ें आपको जनरली आपको याद रखना है कि इंडियन जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है एक सिविल नेचर का लॉ था और कॉमर्शियल नेचर का लॉ था, जिसमें सिविल का मतलब कंपेंसेशन से संबंधित बातें हैं और कॉमर्शियल का मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स में यूज होने वाला एक्ट है। उसके बाद फिर हम कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन को समझाया कि कॉन्ट्रैक्ट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, इन सब चीज़ों को हमने देखा। और फिर हमने आगे देखा था यहाँ पे जो अपना ये था पूरा जो कम्प्रीहेंसिव जो इन्फॉर्मेशन था कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट की जब भी बात आएगी आपके दिमाग में एग्रीमेंट और इन्फोर्सेबिलिटी आना चाहिए। एग्रीमेंट के लिए प्रॉमिस और कंसिडरेशन होना ज़रूरी है और प्रॉमिस के लिए ऑफर और एक्सेप्टेंस का होना ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।